ठीक है, यहाँ से हम लोग को समझना था इस फॉर्मूले को V इक्वल्स टू W/Q। ठीक, वोल्ट ये जो इसका मात्रक है वोल्ट और जूल पर कूलम, इसको बता चुके हैं या अभी बता देंगे इसको भी। वोल्ट तो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे पड़ गया, इसका भी यूनिट उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, जूल पर कूलम अभी इस फॉर्मूले को समझाएंगे तो उससे समझा देंगे। फिर ये न्यूमेरिकल नहीं समझना है, न्यूमेरिकल जिसको लगाना है इसी फॉर्मूले पे है, V इक्वल्स टू W/Q लगा सकता है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अगले इलेक्ट्रिक सर्किट पे, सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ठीक है, क्या क्या साइन होता है किस किस का, ये जल्दी से कवर करेंगे और रेजिस्टेंस को समझ लेंगे। ठीक, और रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस तक ही हो पाएगा, ठीक है, इस क्लास में। फिर उसके बाद ये जो आगे है प्रतिरोधक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको कल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q, तो सिंपल क्या है, कल हमने पढ़ा था विभव यानी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक, ये पढ़े थे। तो अगर मैं बात करूं, ये जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को V से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल V से। ठीक है, तो कैपिटल V अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा ऐसे कि हमने चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमने एनर्जी वेस्ट की, जितनी एनर्जी लगाई या जितना काम किया, ठीक है, एक कूलम चार्ज को, ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं, वोल्ट। उसी को वोल्ट बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। मतलब कि अगर कोई वायर है तो वायर में भी यहाँ से स्टार्ट, ये चार्ज मान लीजिए एक कूलम का चार्ज यहाँ रखा है, इसको यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक फ्लो करवाने के लिए जितना हमने एनर्जी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमने एनर्जी या वर्क डन हुआ, उसी को क्या बोलेंगे हम, वोल्ट। मतलब पर कूलम, एक यूनिट कूलम को। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा कूलम, 2 कूलम 10 कूलम जितना भी कूलम है, हम चार्ज को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर उसका यूनिट हमसे पूछ लिया जाए, उसकी रेट पूछ ली जाए, तो वही रेट वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इक्वल्स टू W यानी वर्क डन अपॉन पर 1 यूनिट कूलम, यानी कि प्रति एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना कार्य किया जाए वही वोल्टेज कहलाता है। यानी कि मान लो हम लोग के घर पे जो 220 वोल्ट आती है करंट, तो इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट का मतलब क्या है कि उसमें क्या है, 220 जूल का काम करना पड़ रहा है, 220 उतना फोर्स लगाना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज पे। ठीक है, एक कूलम चार्ज पे उतना फोर्स लग रहा है जिससे कि वो क्या हमारे घर तक वो लाइट आ पा रही है। ठीक है, 220 वोल्ट वाली जो करंट आती है, 220 240, ठीक है, 200 वोल्ट, तो इतने मतलब इतना प्रेशर से इतना वर्क डन हो, मतलब प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, प्रेशर लगेगा, लेकिन जितना वर्क डन हुआ वो 220 जूल है। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का वर्क का जूल होता है। तो इतना हमको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है या वर्क डन करना पड़ा एक कूलम पे। अब बाकी जितने और मान लीजिए 10 कूलम है तो इस 2200 मतलब इसके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उतनी एनर्जी यूज होगी। लेकिन हमको तो वोल्टेज बताएंगे तो हम एक का बताएंगे ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए 3000 जूल काम कर रहा है, कितने, दो कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज कितनी है वहाँ पे, तो वोल्टेज हो जाएगी 3000 अपॉन में 2, तो कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट की करंट यानी कि बह रही है, यानी कि एक कूलम चार्ज पे 1500 जूल का काम हो रहा है, 2 पे 3000 का हो रहा है, 3 पे 4500 जूल का काम हो रहा है। इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से फिर इसका यूनिट भी बन जाता है। V इक्वल्स टू W/Q है, तो V को जूल में नापते हैं और Q को कूलम में नापते हैं, तो जूल प्रति कूलम, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद
यहाँ पे दिया भी है, एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव भी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, मतलब दूरी कितनी भी हो, ठीक है, दूरी मतलब बहुत दूर से भी, इनफाइनाइट से भी ला सकते हो। यानी कि जो हमारे घर पे जो लाइट आती है बहुत दूर से आती है ना, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट है, सोलर पावर, वहाँ से लाइट बिजली बन रही है, वहाँ पे पोटेंशियल बनना है जो कि चार्ज को कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करवाएगा, हमारे घर तक लेके आएगा। तो इनफाइनाइट ही समझ लो, बहुत दूर है तो इनफाइनाइट, तो वहाँ से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना उसने एनर्जी कंज्यूम किया, जितना वर्क डन किया, वही वोल्टेज होता है। तो हमारे यहाँ 220 यानी 220 जूल काम करना पड़ता है उसको, मतलब 220 जूल अगर वो कर दे काम, तो वो हमारे घर तक लाइट आ जाती है जहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे राजस्थान में होगा, महाराष्ट्र में होगा, ठीक है, पावर प्लांट, पंजाब में भी है जो कोल से बिजली बनती है वो वाला, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ से भी लाइट हर जगह जाती है। ठीक है, झारखंड में भी बिजली उत्पादन होता है तो वहाँ से, तो अलग अलग जगह से आ रही है बिजली। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब ये समझ लेते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है, और परिपथ आरेख मतलब सर्किट डायग्राम। परिपथ तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट तो भाई जो नॉर्मली होता है वो हम घरों में देखते ही हैं, सर्किट इधर से उधर तार फैले हुए, बोर्ड लगे हुए, ठीक है, एमसीबी ये सब देखते हैं। लेकिन उसको हमको जब कॉपी में बनाना है, उसको शो करना है, तो हम डायग्राम का यूज करते हैं। तो डायग्राम में कौन सी चीज़ किस साइन से दिखाई जाएगी वो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले विद्युत सेल, ठीक है, तो सेल है तो क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल दे देंगे आप, ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल दे देंगे, मतलब एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, तो वो सेल को डिनोट करेगा। अगर बैटरी को डिनोट करवाना है तो आपको उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, 2 सेल बना दीजिए, 3 सेल बना, 4 सेल, इस तरीके से, तब बैटरी वो शो करेगा। ठीक, बल्ब बनाना है तो बल्ब के 2 तरीके हैं, इस तरीके से भी बना सकते हो ये बल्ब पूरा शो करके, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो जैसे यहाँ पे दिया है बुक में। कई तरीक़ों से बना सकते हो, कुछ कुछ बुक में कुछ ऐसा दिया रहेगा क्रॉस करके, ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग तरीके से। मैं तो नॉर्मली ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बल्ब, ठीक है, बस लगना चाहिए बल्ब टाइप का थोड़ा सा। प्रतिरोध के भी है, प्रतिरोध का क्या है, ये हिंड्रेंस जैसा, ठीक है, कांटो जैसा, ठीक है, ये प्रतिरोध का है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, प्रतिरोध का। प्लग का, ठीक है, यानी स्विच का, स्विच का देखो 2 तरीके से बन सकता है। स्विच का एक ऐसे 2 पॉइंट दे दो और ऐसे कर दो, तो ये स्विच क्या है, ओपन है, मतलब कि ऑफ है, और ये 2 पॉइंट दे दो और ऐसे सीधा लगा दो, ये क्या है, स्विच क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या, ऑन है, ये सर्किट पूरा हो जाएगा तब। या फिर प्लग ऐसा होता है, सॉरी, प्लग का भी और स्विच का भी, दोनों का। प्लग मतलब जिसमें हम घुसाते हैं ना, चार्जर वगैरह घुसाते हैं वो, और जो स्विच होता है, स्विच जो हम दबाते हैं, ठीक है, वो। तो यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट दे दिया तो यानी कि ये ऑन है, ठीक है, स्विच ऑन है। अगर ये हटा दिया तो स्विच ऑफ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो प्लग का स्विच का दोनों का सेम ही सेम होता है। अब है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये धारा नियंत्रक जो कंट्रोलर है, रियोस्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रियोस्टेट, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये रेजिस्टेंस में क्या है, एक साइन है, ठीक है, या रेजिस्टेंस में ऊपर से एक साइन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका हो गया, ठीक है। प्लग कुंजी अथवा स्विच, ठीक है, बंद और ये खुली, मतलब ये ऑन है, बंद में, क्लोज में ऑन रहता है, ओपन में ऑफ रहता है, ठीक है। तार संधि मतलब जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, तार एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, जंक्शन। तो जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, अगर ये वायर के ऊपर मैंने वायर निकाल दी तो यहाँ पे जो है जॉइंट नहीं है, मतलब कि क्या, यहाँ पे वायर जुड़े नहीं है, वायर एक के ऊपर एक है। अगर मैंने ये वायर करके ऐसे करके यहाँ पे ये डॉट बना दिया तो इसका मतलब 4 वायर यहाँ पे आके एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ दिया गया है। अगर एक के ऊपर ऐसे ही है तो समझ जाओ कि वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक के ऊपर एक है, एक वायर नीचे टंगा हुआ है, एक वायर ऊपर, इस तरीके से, ठीक।
मतलब ये समझ में आ गए, वायर का जॉइंट समझ में आ गया। अमीटर, अमीटर का साइन ये होता है, मतलब प्लस माइनस डिनोट करके और बीच में ए का साइन दे दो, ठीक है। वोल्ट मीटर का भी साइन कुछ इसी तरीके से होता है, देखते हैं बुक में कैसे दिया है। अच्छा, वोल्ट मीटर का कैसे दिया है, वोल्ट मीटर का गलत दिया है, ये जो है वोल्ट मीटर का ये है, ठीक है, थोड़ा बुक में मिसप्रिंट हो गया है। वोल्ट मीटर का ये है और जो बिना संधि के है वो ये है, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी क्या है, वी कर दो और प्लस माइनस कर दो, ठीक है। वोल्ट मीटर का समझिए। तार का देखो तो एक चीज़ मैंने गलत बता दी क्या, कि जो वायर है उसका मान लीजिए अगर जुड़ा हुआ है, जंक्शन है, तो वो तो डॉट दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर जुड़ा नहीं है वहाँ पे वायर, तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि एक के ऊपर एक है, ये वायर क्या इसके ऊपर है, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है। बिना संधि के, बिना जुड़ा हुआ वायर कैसे दिखाना है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो पता चलेगा कि हाँ वायर आपस में जुड़े नहीं है। और जिसमें संधि दिखानी है उसमें वहाँ पे क्या लगा देना है, सीधे बनाओ, वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देना है, तो पता चल जाएगा यहाँ पे तार आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं प्रतिरोध, बहुत बढ़िया टॉपिक है। प्रतिरोध जो है क्या है, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको समझ सकते हो ब्रेकर की तरह, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस की तरह, अवरोध की तरह, ठीक है। बैरिकेटिंग की तरह, जैसे रोड पे बैरिकेटिंग लगे होते हैं या फिर आपके ब्रेकर्स लगे होते हैं स्पीड को स्लो करने के लिए, उसी तरीके से वायर में जो है इन बिल्ट उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। सारे वायर में, सारे मेटल्स में रेजिस्टेंस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स पे पोटेंशियल लग रहा है, एनर्जी लग रही है, उसको मूव कराने में उसका अपोज करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना करंट अच्छे से आसानी से फ्लो हो पाएगा, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो अब ये तो भाई हमको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस दुश्मन, हमको अगर इस मतलब करंट अगर अच्छे से फ्लो करना है तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली ये लग रहा है हमको। तो रेजिस्टेंस एक तरीके से हमको लग रहा है कि दुश्मन है हमारा, कि अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो भाई करंट अच्छे से फ्लो होगा, लाइट जलेगी, ये वो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस दुश्मन है कहीं कुछ केसेस में, लेकिन दोस्त भी उतना ही अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त भी है। क्यों? क्योंकि जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस ही जो है वो, जितने भी हीटिंग इफेक्ट है, जितने भी हीटिंग इफेक्ट से हम अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, सब में जो है रेजिस्टेंस का ही रोल है। आपका बल्ब जो है रेड वाला इनकैंडेसेंट बल्ब जो है, फ्लोरेसेंट बल्ब, वो जो है जल पाता है किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ही। जो टंगस्टन वायर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जैसे ही करंट वहाँ से गुजरता है तो टंगस्टन वायर क्या करता है, रजिस्ट करता है उस करंट को फ्लो होने में, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से करंट पास तो होता है लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ, और बार बार पास होता है और मुश्किल उसको लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। दोनों में झगड़ा होता है भाई, रेजिस्टेंस और करंट में झगड़ा होगा तो भाई गर्मी गर्मा होगी, हीट जनरेट होगी, वही हीट जनरेट होती है तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वही लालपन क्या होगा, ग्लो करने लगता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है, ठीक है। आयरन जो होता है, ठीक है, आयरन मतलब स्त्री, महिला वाली स्त्री नहीं, स्त्री, ई से स्टार्ट होता है स्त्री। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी नाइक्रोम वायर लगी होती है, जो क्या हो जाती है, करंट उसमें बहुत रेजिस्टेंस होता है, करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस करंट में लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, प्रेस कर लेते हैं अपने कपड़ों को उसी हीट के यूज से, ठीक है। आपने हीटर देखा होगा, हीटर में भी क्या है, वही होता है नाइक्रोम का वायर, जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जलने लगता है, जिससे क्या होता है, हम अपना खाना वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, हाथ वगैरह सेक लेते हैं, जो भी करना रहे कर लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है, वहाँ पे जो आपका इमर्सिंग रॉड होता है उसमें भी यही सेम चीज़ होती है, ठीक है। गीज़र होता है उसमें भी यही सेम चीज़ होती है, जहाँ पे भी हीट जनरेट करवानी है वहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इनबिल्ट भी वायर में रेजिस्टेंस होता है सारे वायर्स में, लेकिन वो बहुत कम होता है, करंट आसानी से, वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट उतना नहीं जनरेट हो पाता। लेकिन हम कुछ ऐसे मेटल वायर यूज करते हैं या फिर अलग से रेजिस्टेंस लगा देते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, जिससे वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा हो सके, हीट पैदा हो सके, ठीक।
ठीक है। अच्छा, ये आपका जो ये होता है कटआउट वाला जो होता है, जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ में भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट से वो टूटता है, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल वायर से। तो जब भी ज़्यादा करंट आ जाती है तो ज़्यादा करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस, दोनों आपस में लड़ाई हो जाती है और वहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो हमारे बाकी अप्लायंसेस बच जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हीटिंग इफेक्ट में क्या है, अभी तो मैंने ये थोड़ा ओवरव्यू दिया रेजिस्टेंस का कि होता क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए समझ में आए, रिलेट करोगे तभी आगे उसको डिटेल में समझ पाओगे। तो आई होप अब तक जो है रिलेट कर पाए होगे उस चीज़ को कि रेजिस्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है। ठीक, अब देखो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे कि जो करंट होता है वो, या फिर वोल्टेज जो होता है, ठीक है, करंट नहीं वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब क्या, अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, मतलब आपने अगर प्रेशर बढ़ाया, वर्क ज़्यादा करने लगे तो करंट तेज़ी से फ्लो होगा ना, करंट मतलब चार्जेस तेज़ी से फ्लो होंगे यानी करंट ज़्यादा। ठीक है, और अगर वोल्टेज कम कर दिया तो जो चार्जेस है धीमे से फ्लो को करने लगे तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, वही ना, जो चार्जेस के रेट को ही करंट बोलते हैं, जितना तेज़ फ्लो होगा उतना ही रेट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब तो इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे ब्रेक करते हैं तो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आगे फिजिक्स में पढ़ते रहोगे आगे भी, जब भी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इस केस में वो कांस्टेंट क्या होता है, आर। ठीक है, और यही आर क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से हम लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आर आई लिखा है ना, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज करेंगे V इक्वल्स टू आई आर ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो R है ये इसमें कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और ये दोनों वेरिएबल है, मतलब ये बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो करंट, सॉरी गलत बता दिए, वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, सॉरी सही है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घटेगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमेशा आता है सारे ऐसे फॉर्मूले को सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से V इक्वल्स टू आई आर से मैं क्या करूं, अगर देखूं अच्छा मैं चेंज क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं वैसे तो जो है इसमें कांस्टेंट आया है रेजिस्टेंस फॉर्मूले सॉल्व करने में, ये दोनों वेरिएबल दिख शो कर रहा है, लेकिन वेरिएबल जो है करंट जो है वेरिएबल नहीं है, खुद से वेरिएबल नहीं है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करता है। ये वेरी कब करता है, जब दूसरे कुछ आप अपने आप में चेंज करते हैं, दूसरों के इफ़ेक्ट पे ये काम करता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तब करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तब करंट घटेगा। ठीक है, करंट खुद से घट बढ़ नहीं सकता, वोल्टेज को घटाना बढ़ाना वो हम कर सकते हैं। ठीक है, करंट को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और रेजिस्टेंस को भी सेम उसी तरीके से हम खुद से कंट्रोल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आपको ये समझ में आया है कुछ इस तरीके से, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यानी V पे डिपेंड कर रहा है I, और दूसरा रिलेशन होता है, एक रिलेशन क्या हो गया, या V प्रोपोर्शनल टू I लिख रहे हो, और दूसरा रिलेशन होता है 1/R प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर इसी फॉर्मूले को V इक्वल्स टू आई आर को देखो तुम, तो V और I को कहाँ, R को कहाँ लेके आ सकते हो, नीचे, और I को कहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ। ठीक है, अब यहीं से दोनों प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। जैसे जो ऊपर रहेगा, ऊपर जो है क्या है, V है, तो V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब I के इन्वर्स में नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये सीधा रिलेशन है। सीधा रिलेशन का मतलब क्या, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा I भी घटेगा। लेकिन ये उल्टा है क्योंकि ये नीचे साइड है, इन्वर्स में है, तो इसका मतलब क्या,
कि अगर आर को बढ़ाओगे तो आई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आर को अगर घटाओगे तो आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। अगर भाई रास्ते में जैसे कार के एग्जांपल में रास्ते में जो है रेजिस्टेंस यानी कि ब्रेकर कम है तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ब्रेकर कम होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कार की। अब ब्रेकर ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि बार बार रुकना पड़ेगा जहाँ जहाँ ब्रेकर है, मतलब वहाँ पे स्लो करनी पड़ेगी गाड़ी। सेम उसी तरीके से अगर वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी, करंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो चार्जेस का फ्लो होगा, मतलब चार्जेस धीमे फ्लो कर पाएंगे क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, वो रोक रहे हैं उनको बार बार। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट बहुत आसानी से फ्लो करेगा। तो सेम उसी तरीके से समझ, उल्टा रिलेशन है, ठीक। और वी के साथ सीधा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धक्का लगाओ करंट ज़्यादा, कम तेज़ धक्का लगेगा चार्जेस पे तो करंट कम। रेजिस्टेंस में क्या है, ज़्यादा रेजिस्टेंस तो करंट कम हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस तो ज़्यादा करंट हो जाएगा, तो उसको बीच में अवरोध मिलेंगे नहीं, ठीक है। हिंड्रेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं है, आसानी से फ्लो करेगा करंट, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। अब एम्पियर साहब को सम्मान में उनके आई का यूनिट उनके नाम पे रख दिया गया। वोल्ट साहब के सम्मान में वी वोल्टेज का जो यूनिट है उनके नाम पे रख। अब ओम जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रख दिया गया, ओम रख दिया गया, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, अब देखो ये वोल्टेज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, आपका एम्पी ये करंट भी स्केलर है, तो रेजिस्टेंस भी क्या स्केलर है, अदिश है, इसमें दिशा का कोई खेल नहीं है, ठीक। स्केलर वेक्टर पढ़ाए थे। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें दिशा जो इफेक्ट करे, इनमें दिशा कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। चाहे करंट ऊपर फ्लो करे नीचे फ्लो करे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई सिंपल फॉर्मूले से निकल जाता है, एसआई वी का यूनिट होता है वोल्ट और आई का यूनिट होता है एम्पियर, बीच में बटे का साइन है, फ्रैक्शन है तो पर आ गया, वोल्ट पर एम्पियर होता है। लेकिन इसी को हमने रिप्लेस कर दिया, साइंटिस्ट ओम जी के नाम पे यूनिट रख दी। अब हम ये नहीं बोलते 1 वोल्ट पर एम्पियर, हम बोलते 1 ओम का रेजिस्टेंस। ओम का साइन जो कैसे होता है, ओम का साइन कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है ओम के आगे। तो वही अब डेफिनेशन में अगर एक एम्पियर की धारा प्रभावित हो, 1 वोल्ट का क्या लगे, विभवांतर लगे, या फिर विभव लगे, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस लगे, या वोल्टेज लगे। 1 वोल्ट का हम धक्का लगा रहे हैं और मतलब पर 1 कूलम चार्ज पे करंट 1 एम्पियर फ्लो हो पा रही है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो उस वायर के अंदर है, ठीक है। वायर जो होते हैं उनमें अलग, जैसे एक तो है रेजिस्टेंस जो है हम अलग से लगाते हैं, जैसे उसमें टंगस्टन वायर लगा दिया, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फ्यूज वायर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नाइक्रोम वायर रेजिस्टेंस का, ठीक है, एक अलग से लगाते हैं। साथ में जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे, ये आपका जो सेटअप बॉक्स का जो सेटअप बॉक्स होता है, ठीक है, आपका जो वीडियो प्लेयर होते हैं, ठीक है, और ये जितने भी अप्लायंसेस होते हैं छोटे मोटे, टीवी हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होता है, इनका जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उसमें देखोगे उसमें रीडिंग लिखी होती है, ठीक है, तो वो भी होते हैं। तो ये अलग से रेजिस्टेंस है। जो इनबिल्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो वायर में खुद होता है, अपने आप ही जो वायर लगे हुए हैं आपके घर में उनमें अपना भी खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, उसमें ये नहीं अलग से एक रेजिस्टेंस का वायर आपको जोड़ना है, उनके पास खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट आसानी से फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो उसको अगर हम करंट को हमको रोकना है तो हमको क्या अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। हीटिंग इफेक्ट पैदा करना है तो अलग से रेजिस्टेंट वायर लगाना पड़ता है, ठीक। अब ये माइक्रो और मेगा ये समझते हो, मेगा जो है बड़ी यूनिट शो करेगा और माइक्रो कम शो करेगा, ठीक है। तो अगर किसी में जो रेजिस्टेंस मेगा ओम है तो करंट कम फ्लो होगा, 1 मेगा ओम है, और किसी में 1 माइक्रो ओम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि 1 माइक्रो ओम 1 मेगा ओम से कम है, ठीक। अब ये
इसी फॉर्मूले पे V=IR पे ये दिया गया है न्यूमेरिकल, इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रति रजिस्टर, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, चालक, ये सब सेमीकंडक्टर ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनमें भी रेजिस्टेंस का रोल है, रेजिस्टेंस के थ्रू समझाया गया है कंडक्टर्स को, नॉन कंडक्टर्स को। सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होगा, नॉन कंडक्टर में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। और सेमी कंडक्टर में जो है नॉन कंडक्टर जो है इनसे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और जो चालक है इनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए इनमें धीरे धीरे करंट हो जाएगा फ्लो, ठीक, यहाँ से, ठीक है। इसको भी देख ही लेते हैं, अभी पेज ख़त्म ही कर देते हैं। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो, कंडक्टर है, यानी रेजिस्टेंस कम है, बहुत ही कम है, नाम मात्रा है। जिसमें करंट फ्लो ही ना हो पाए, या फिर बहुत धीरे, मतलब बिल्कुल समझो फ्लो ही ना हो पाए, तो समझिए रेजिस्टेंस बहुत हाई है। और सेमी कंडक्टर जिसमें करंट धीरे धीरे फ्लो हो जाए, ठीक है। चालक जो कंडक्टर है उसकी तरह एकदम आसानी से नहीं, लेकिन हो जाता है करंट फ्लो, तो उसको अर्धचालक बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, नॉन कंडक्टर वाले से कम रहेगा, उतना रह जाएगा तो करंट बिल्कुल नहीं फ्लो हो पाएगा। अगर उतना हो गया तो उससे कम रहेगा, लेकिन कंडक्टर वाले से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। कंडक्टर में तो बहुत कम होता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करंट आसानी से फ्लो, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। उसी तरीके से बाकी जितने मेटल्स हैं, अम्लीय जल है, मतलब एसिडिक वाटर, ठीक है, सॉल्ट वगैरह, इसमें ये कंडक्टर है, आसानी से फ्लो होगा। सूखी लकड़ी, कांच, रबर, ये सब क्या है, नॉन कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक वही जो रजिस्टर, मतलब रजिस्टेंस जिसके अंदर हो वो उसको रजिस्टर बोलते हैं। जो मैंने बोला ना नाइक्रोम वायर, उसको भी प्रतिरोधक बोल सकते हैं। जो आपके टीवी वगैरह में लगा रहता है उनके सर्किट्स में, वो भी रजिस्टर है, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब ये जैसे MCB वगैरह, इनमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें क्या रहता है ना, ये अकॉर्डिंगली चेंज करता है रेजिस्टेंस, मतलब जैसे एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, तो वो रजिस्टर होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब उनका 1 ओम के होंगे, 10 ओम के होंगे, इस तरीके से होंगे। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है या रेजिस्टेंस होता है, जिनको रियोस्टेट बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं। तो MCB में इसी तरीके के रजिस्टर लगे होते हैं। जब उनको क्या करना रहता है, उनको पता चलता है करंट ज़्यादा आ गया है, तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं कि क्या हो जाए, MCB गिर जाए। और जब वो देखते हैं कि करंट नॉर्मली आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम, कि करंट भाई आगे फ्लो हो पाए, तो MCB क्या ऑन हो जाती है, करंट आगे चला जाता है। तो इस तरीके से और भी जगह इनका यूज होता है, ठीक। इस चीज़ को 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे, रियोस्टेट को और धारा नियंत्रक को, इन सब को, ठीक। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।